हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं सबसे महत्वपूर्ण और जिसका इंतज़ार था बेसब्री से, झारखंड बोर्ड के लिए। काफ़ी बेसब्री से बहुत सारे स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब मॉडल सेट आएगा, कब हम लोग के प्रिपरेशन होगा, कब हम लोग इसको याद करेंगे, कैसे होगा। ये सारा चीज़ मन में जो डाउट हो रहा था कि एक्चुअली ये सारा क्लियर हो गया है और आपका मॉडल सेट बिल्कुल आ चुका है। और मैं बताना चाहूँगा कि मॉडल सेट ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से प्रकाशित कर दिया गया है। 3 जनवरी को निकल गया है, लेकिन मैं वीडियो लेट आकर के आया हूँ, लेकर के आया हूँ। इसका पीछे रीज़न है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए, आज मैं आपका फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इसमें पूरा फुल सोल्यूशन बताऊँगा कि इसका क्या क्या आंसर होगा, कैसे आपको देना है, और ये सारा चीज़ वीडियो में रहेगा। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लेकर चलते हैं आपको सीधे। और एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो मैं कभी भी अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर तुरंत आ जाए। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं ये लगाया हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये 2000 कितना का है, आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। ये प्रदर्शित प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए है, यानी ये आपको फिलहाल आप देख सकते हैं ये मिल चुका है आपका अप टू डेट। और इसमें आपको केवल आपको बनाना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ही वीवीआई इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। ये ज़्यादा थोड़ा फिर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और थोड़ा और सेट कर लेता हूँ। चलिए, थोड़ा मोटा हो गया क्या, इससे पतला नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ क्या क्या सेट निकल कर के आया है, कैसे आपको सोल्व करना है, इसमें पूरा मैं समझा के बताऊँगा। चलिए, मैं ले चलता हूँ सीधे, आपका मॉडल सेट क्या क्या है उस पर ले चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं समझा देना चाहता हूँ कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें आपको पढ़ना है और क्या क्या बातें ध्यान देना है, वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आपका कब ये डेट है, आप देख सकते हैं 2024-25 का ये मॉडल सेट है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुआ ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कक्षा 10th के लिए है, आप देख ही सकते हैं। और ये क्लास 10th के लिए है, यानी कल विषय हिंदी है। समय 3 घंटा मिलेगा, 80 नंबर का रहेगा। सामान्य निर्देश क्या है, मैं सारा उसको पढ़ करके कुछ बता देना चाहता हूँ। और इसमें क्या सामान्य निर्देश है आप खुद ही देख सकते हैं, और नहीं तो मैं एक बार समझा देता हूँ। परीक्षार्थी जो है सो यथासंभव निर्देशानुसार अपने शब्दों में उत्तर देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगा, जो 4 खंडों यानी खंड क ख ग घ में विभक्त है। खंड क में प्रश्न संख्या जो है सो 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 30 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक का 1-1 नंबर मिलेगा। खंड ख में जाइएगा तो प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु स्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि सभी का जवाब दे देते हैं, जो बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए। आइए अब आगे दिखाते हैं। खंड ख में प्रवेश संख्या, ये तो मैं बता दिया कि 6 प्रश्न, और जिसमें आपको 2-2 नंबर का सब रहेगा। खंड ग में चलिएगा तो खंड ग में प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे आपके सामने देख सकते हैं, ग आपका खंड दिया गया है। प्रश्न संख्या 47 से 52 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक का मान आपका कितना है, तो ये 5 नंबर निर्धारित किया गया है। चलिए, अब हम आपको ले चलता हूँ सीधे जो प्रश्न आपका दिया है, और प्रश्न में क्या क्या चीज़ है वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा जस्ट मैं डार्क मोड हटा लेता हूँ। तो चलिए, अब अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो बातें हैं मैं सारा चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले खंड क में क्या चीज़ दिया गया है वो सारा चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर। और क्या खंड क में दिया हुआ है, ये देखिए खंड क है। और आपका सारा ये खंड क में आपका प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है, अप्रतिबोध के आधार पर है, यानी गद्यांश के आधार पर है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अब क्या है इसमें सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, मैं एक एक गद्यांश को पढ़ता हूँ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, आगे और भी कुछ लिखा हुआ इसमें तथ्य वो बताने वाला हूँ। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संतुलित आहार जो है, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचाना और सकारात्मक सोच रखना सभी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो कि व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागम दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को जो है सो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग जो है सो रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये गद्यांश है, गद्यांश को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ दिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए, तो आप लोग वहाँ एग्जाम में थोड़ा सा और टाइम दे करके समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद होगा। यही आपका राइट आंसर सही होगा। यानी संतुलित आहार और संतुलित व्यायाम होना चाहिए। आप ऊपर देख भी सकते हैं। और हालांकि सकारात्मक तनाव नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच तो सही होना चाहिए, लेकिन ये आपका नहीं होना चाहिए केवल व्यायाम और खान पान जी नहीं। तनाव और सकारात्मक सोच जी नहीं, शारीरिक और मानसिक आराम। देखिए आराम से कोई मतलब नहीं है, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। संतुलित आहार मिलना चाहिए, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है मैं देखता हूँ। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, या धन संपत्ति से, या भागदौड़ भरी जिंदगी से। यानी देखिए स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, सामाजिक जीवन से है, या दैनिक कार्यों से है, या फिर आपका तो देखिए दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। आप दिन का कितना आप वर्क करते हो, कैसा वर्क आप कर पाते हो, वही है। और कितना उत्पाद करते हो इससे ही संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तत्कालिक काम करना जी नहीं, सकारात्मक सोच रखना, और पर्याप्त खाना खाना, देर रात तक जगना जी नहीं। तो देखिए पर्याप्त खाना तो खाना ही चाहिए, बट इसमें सबसे ज़्यादा सकारात्मक सोच रखना होगा। ठीक है, तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खाना खाना चाहिए पर्याप्त, लेकिन ये संतुलित आहार बोल रहा है तो ये गलत है। तो आप इसका ज़्यादा आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, यानी सकारात्मक सोच आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो ये लंबी बीमारी या दीर्घकालिक बीमारी हो सकता है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। जैसे नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। उसी तरह से वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से है हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। अर्थात नारी के बिना जो है ये संसार सूना है। इसलिए बात भी सही कहा गया है कि नारी है तो सारा चीज़ है, इसलिए नारी के बिना संसार अधूरा है। सही कहा गया है, अगर वही जन्मदाता होती है। हालांकि पुरुष का भी बहुत योगदान होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नारी का अभी भी समाज में बहुत पीछे रखा जाता है, इसलिए ज़रूरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो समाज, सृष्टि, या शिक्षा, या राजनीति। तो देखिए यहाँ पर सृष्टि, इसलिए क्योंकि नारी जब तक नहीं रहेगी तब तक इसका मतलब सृष्टि होना कोई भी चीज़ का मुश्किल है, इसलिए ज़रूरी है सृष्टि ही इसका आंसर होगा। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। संघर्ष और क्रोध, समर्पण, साहस और धैर्य। तो देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप क्लियर ही जान जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबंधित किया गया है। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, सॉरी। क्रोध और लालच, स्नेह, करुणा और सृजन।
धन और वैभव या कठोरता और अनुशासन। तो इसका बी आंसर सही होगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर होने वाला है। सॉरी, बी होगा। तो इसलिए बी आप राइट आंसर कर देना है। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है, उन्हें दबाने का या उन्हें उड़ान देने का, या फिर, तो देखिए इसका राइट आंसर बी ही होगा, क्योंकि उन्हें उड़ान देने का ही मतलब रिक्वेस्ट किया गया है, आह्वान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। जैसे सकर्मक क्रिया, इसमें छांटना है। ये व्याकरण खंड है, खंड ख आप देख सकते हैं, आपका लिखा गया है खंड ख। और यहाँ पर ये खंड जो ख है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये खंड जो है सो सभी के लिए जरूरी होता है। और व्याकरण, इसके लिए व्याकरण आपको तैयार करना पड़ेगा, व्याकरण से आपको याद रखना पड़ेगा। ये खंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये व्याकरण का ये खंड भी कह सकते हैं, खंड ख भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है। तो सकर्मक क्रिया देखिए, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, और चंद्रमा चमक रहा है। तो देखिए इसमें कोई सकर्मक क्रिया किसमें कहता है, जिसमें मतलब कर्म की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, इसमें क्या है, बच्चा रो रहा है, तो ये तो कर्ता हो गया, ये इसमें आपका कर्ता हो गया। तो इसमें तो एक तरह से देखा जाए तो, और ये रो रहा है, तो रो रहा है, इसमें आपको सीधे क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये दो ही चीज़ है जिसमें तीनों चीज़ होगा, कर्म भी होगा। अगर कर्म भी साथ में लगा रहेगा तब वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो बच्चा रो रहा है, दो ही हो गया। हाँ, इसमें तीन चीज़ है, इसमें कर्ता भी है, इसमें खाना आपको कर्म हो गया, उसी तरह से एगो खा रहा हूँ क्रिया हो गया। ये तीनों चीज़ है, इसलिए इसमें हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देख लेता हूँ। थोड़ा और पतला नहीं होगा? तो चलिए देखता हूँ आगे क्या है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। तो कर्ता में, क्रिया में, या कर्म की आवश्यकता। अब देखिए कर्म की आवश्यकता तुरंत मैंने जिक्र किया था, कर्म की आवश्यकता में डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो है सो कर्म की आवश्यकता में, यानी सकर्मक क्रिया जो रहेगा उसमें कर्म की जरूरत रहता है, इसलिए याद रखना है कर्म की आवश्यकता में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है प्रश्न, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो यानी कर्म होता है, तो यानी एक कर्म होगा, ये राइट आंसर होगा। यानी एक कर्म होना जरूरी है, कल काल कर्ता ये सब नहीं ज़्यादा आवश्यक है, दोनों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्रियापद जोड़ कर रहा है, क्रिया जिसमें दौड़ना, खाना पीना, रहना, हंसना, ना शब्द जुड़ा रहता है। तो देखिए या किसी काम के होने का बोध होता है, उसी को क्रिया कहते हैं। तो देखिए हरे भरे पेड़, तो इसमें क्रिया तो है ही नहीं, इसमें तो नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद बड़ी मिठाई, उसके बाद बड़ी मिठाई, इसमें भी नहीं है क्रिया। नदी का किनारे, इसमें भी नहीं है, तो है तो इसमें दौड़ रहा है, इसमें आपका क्रिया शब्द है, इसलिए इसमें क्या होगा, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्रिका, चिट्ठी हो सकता है, पत्रिका भी होता है, चिट्ठी भी होता है, और पुस्तक अलग चीज़ है, और पत्ता, ये तीनों होता है। तो सही राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पुस्तक हो जाएगा, यही अर्थ नहीं होता है। पुस्तक, किताब अलग चीज़ होता है। अगला, मुख शब्द का एक अर्थ क्या होगा। तो मुख मतलब चेहरा, यानी सही होगा, चेहरा ही राइट आंसर होगा। ज़्यादा द्वार तो दरवाजा, सो सिर कपार होता है, कंठ जान ही रहे हैं, ये अलग चीज़ है, तो चेहरा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है देख लेता हूँ। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है। जो समय स्थान काल आदि में परिवर्तन करता है, जी नहीं। जो वाक्य में कार्य करता है, जी नहीं। जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका डिफिनीशन यही है, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है उसी को हम लोग अवयव कहते हैं। देखिए, वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है, कालवाचक, जी हाँ।
कालवाचक या क्रिया, हाँ नहीं, आना का विशेषण आया, वो जल्द आया, तो आया का विशेषता क्या बता रहा है कि जल्दी आया, मतलब क्रिया विशेषण अवयव यहाँ पर उदाहरण है, कालवाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेता हूँ। 16 तो हो ही गया। नेक्स्ट है राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है। तो राजमहल यानी राजा का महल, इसको अगर संधि समास विग्रह कीजिएगा तो राजा का महल हो जाएगा। राजा का महल होता है, यानी राजा का महल है, तो यानी देखिए का शब्द, तो इसमें तत्पुरुष समास, इसमें आप याद रख लीजिएगा, समास पढ़े होंगे, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 17 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये सब याद है ना, तो ये सब तत्पुरुष समास में ही सारा चीज इसका डिटेल पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं। तो दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है, दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, या पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है, या समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, सास बहू दोनों, यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, ये दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर जाऊंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ये जोड़ा है और शब्द से लगा हुआ है ना, तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। उसी तरह से आगे देखिए, अब उद्देश्य बताने के लिए रहता है ना, तब उसमें मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, तो इसमें उद्देश्य है, मैंने उसे क्यों बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, तो इसमें क्या होगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा, इसलिए आप इस सब में बातों में ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर देख लेता हूँ आगे क्या है, सॉरी, अब खंड देखिए ग में, चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, गद्यांश टाइप का आएगा। अब ये देखिए खंड जो है सो आपका क्या है, ये खंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको किताब से जो अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, हिंदी कोई ज़्यादा भाष नहीं है, फिर भी मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ता है। चलिए क्या है अगला, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए क्या है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर, देखिए यहाँ पर कुछ लाइन है, क्या होगा, क्या बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी जो है सो हंसती है, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। ठीक है, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, ये नेताजी का चश्मा पाठ से, हालांकि पता नहीं कैसे मॉडल सेट करने वाले पगला लोग बैठे हैं, चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं है, हटा दिया है, फिर भी इसमें से गद्यांश उठा कर दिया है। चलिए देखते हैं, तो गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, तो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, या चश्मे की कमी, या सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, या अपने जीवन के फैसलों के बारे में। ये 21 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उस कौम की नहीं बोले, फर्स्ट लाइन में बोले क्या होगा उस कौम की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा क्या है उसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 22, गद्यांश में लेखक, यानी गद्यांश में लेखक, देखिए गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है, मतलब चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी नहीं था, या चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था, या लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। तो इसका राइट आंसर 22 का सही जवाब होगा बी नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी नहीं था, बस एक ही कमी था, तो केवल चश्मा ही नहीं था। ठीक है, यही चीज़ मतलब
बात में खलता है उनको। उसके बाद देखिए अब अगला है, फिर थोड़ा सा पैसेज है, क्या पैसेज में है बताता हूँ। ठीक है, बेटे की क्रियाक्रम में तोल नहीं किया, मतलब कोई लेट नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, मतलब उसके हाथों में दे दिया। यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोह रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, कहता तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील से आगे बेचारी की क्या चलती, चलिए देखिए इसमें प्रश्न क्या है। तो भगत का निर्णय कैसा था, भगत का निर्णय कैसा था, तो बिल्कुल अटल था। देखिए इसमें कौन ऑप्शन है, पतोह को घर में ही रखने का, पतोह की दूसरी शादी कराने का, पतोह का घर से बाहर निकालने का, या पतोह को छोड़ देने का। तो पतोह को घर में ही रखने का, जी नहीं, पतोह की दूसरी शादी कराने का, जी, यही अटल था। इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 23 का बी नंबर अगला प्रश्न है, देखता हूँ क्या है। 23 तो हो गया, 24 देख लीजिए। पतोह ने कहा था, जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, मैं घर से नहीं जाऊंगी, या मैं दूसरी शादी करूंगी, या मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, या मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये, हालांकि मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, हाँ ये भी बात बोले थे, अब मैं घर से नहीं जाऊंगी। तो ज़्यादा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही, सी होगा सही। 24 का सी होगा, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं यहाँ पर रहूँगा, तो यही बात बोल रही थी, मुझे जाने के लिए मत कहिए, यही बात बोल रहा था। अब चलिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। कहता है जल भूमि भू, कहता है भूजल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार महिदेवन की दीन्ही, सहस भाजु है ना, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनहि सोच बस करसी, महिष के सिरो, गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। मतलब यहाँ परशुराम जी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो है सो उठाया गया है। कविता का नाम भी है राम लक्ष्मण परशुराम, यही है। ये आपका ये कविता से लिया गया लाइन है। अब देखिए क्या पूछता है प्रश्न, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है गर्भन के अभ्रक दलन में, अभ्रक का क्या अर्थ है, गंधक या अभ्रक बच्चा या शत्रु, तो बच्चा होगा। अभ्रक मतलब गर्भ में पल रहे बच्चों को ही जो है सो उसको मारने की क्षमता रखते थे, तो यही आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी क्या क्या चल गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये हो गया है, हाँ चलिए। यहाँ फिर महीप कुमार किसे कहा गया है, महीप कुमार किसे कहा गया है, महादेव शिव, राम लक्ष्मण या परशुराम। तो महीप कुमार किसे कहा गया है, यहाँ 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, लक्ष्मण को कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला मैं प्रश्न बताने वाला हूँ। विपुल बार महिदेव दिन ही में महिदेव किसका संदर्भ है, तो महादेव शिव जी का ही सही जवाब होगा। इसका तो एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्योंकि शिव धनुष का ही, शिव जी का धनुष को ही खंडन किए थे लक्ष्मण जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 27 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट चलिए मैं दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट बस, पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है बहुत। 28 क्वेश्चन देखिए, परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, एक युद्ध अस्त्र, किसी शक्तिशाली देवता का नाम, या राजा की तलवार, या किसी खास प्रकार का धनुष। एक युद्ध अस्त्र है, यही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है,
गंतुक का क्या अर्थ है? घाटी, जंगल, पत्थर या पहाड़? तो गंतुक, लेखिका गए थे गंतुक तरफ घूमने के लिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। पहाड़ था गंतुक पहाड़, जो नेपाल से होते हुए गुजरते हैं। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध या फिर आपका लास्ट है आंसर। लास्ट में क्या है, ऐसे कर रहा है भाई। तो लास्ट में क्या है, या महावीर की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दलाई लामा का मतलब फोटो लगा था, आप जान जाइएगा इसका राइट आंसर। ये था 30 प्रश्न। फिर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इसका मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज वीडियो में इतना ही तक रहूँगा। ऑब्जेक्टिव टाइप चूँकि मैंने आपका थंबनेल में भी लिखा हूँ, तो सब्जेक्टिव में नहीं बताऊँगा। अब मेरा सब्जेक्टिव भी जाएगा इस वीडियो में और अगले वीडियो में, और मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा और सारा आंसर इसका मैं बताऊँगा और समझा के बताऊँगा। तो ये सारा चीज़ वीडियो आज के लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो और बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि लोग इससे लाभ उठा सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।